हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप काफ़ी बढ़िया करते रहे होंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आपको समझना चाहिए कि चैप्टर 1 जो था उसमें चार्ज स्टेशनरी था, इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन भी कहते थे। वैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड इट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो होता है। तो वहां पे ऐसा समझा जाता है, वो प्रैक्टिकल वे में ऐसा वर्ड यूज किया जाता है कि जहां चार्ज स्टेशनरी है, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर है स्टेशनरी चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। आपने देखा फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के भी दो पार्ट, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर एज वेल एज सॉलिड स्फीयर। आपने ढेर सारे पॉइंट्स देखी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। उसके बाद आपने देखा सेकंड चैप्टर के अंदर, इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, we required some work done. So work done on the unit positive charge from one place to the another place, it is called electric potential. Now you have the clear concept of what is a potential, what is a potential energy. Okay, one is a kq by r, that's a v, electric potential, and another is a kq square by r, that is electric potential energy. If you remember that, हमने एक point discuss किया था, that is called as a favorite u. I hope you remember it. तो वो जो फेवरेट यू जो पोर्शन हमने पढ़ा, दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। नाउ इन चैप्टर 3 अब चार्ज है वो एकदम चार्ज हो चुका है और अब भागने के लिए वो तैयार है। सो व्हेन दैट इज चार्ज कम इनटू द मोशन फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, यू नो इट वेरी वेल, व्हेन ऑल चार्ज इन द मोशन, और यू कैन से व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मोशन, दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आपने चैप्टर ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो 10th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा हुआ है। यू ऑल्सो रिमेंबर देर आर सम पॉइंट्स, उसके एक बेसिक सा लॉ था, इफ यू रिमेंबर इट, जिसको हम कहते हैं वीर लॉ। ओके, इफ यू रिमेंबर दैट। वैसे किसी किसी को याद हो सकता है क्या होता था वो वीर लॉ। वैसे मैं उसको V इक्वल टू आई आर के हिसाब से वीर कह रहा हूँ। बाकी वीर लॉ ऐसा लॉ की बजाय, आई होप यू रिमेंबर, इट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। आई होप यू रिमेंबर इट। ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, इस चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये आइडिया दे दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो हमें जो जो पढ़ना है उसमें सबसे पहला आता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर जब भी लिखते हैं तो अब इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा ऐसा आएगा जो आपको कहीं ना कहीं से पता है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड से पता है, या तो आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से पता है। और इस चैप्टर का मेरे हिसाब से एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इंस्टेड ऑफ ए लॉन्ग थियोरी और लॉन्ग डेरिवेशंस, देयर आर स्मॉल 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 फार्मूला। और वो छोटे छोटे फार्मूला है, मतलब वो छोटी छोटी फिनोमेना है, और वो हर छोटी फिनोमेना अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको समझने में ज्यादा आसानी है वो वहां पे हो सकती है। ठीक है, जितना आप उस फिनोमेना को समझेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा है वो हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट कीप इन योर माइंड, आपको वो जो फिनोमेना है उसको बहुत आराम से समझने का ट्राई करना है। फिनोमेना समझते जाएंगे तो फॉर्मूला अपने आप आता जाएगा। ओम्स लॉ के बाद ट्राई करिए आपने उस 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था। ओके, शायद किसी किसी को याद आ सकता है कि हाँ यार, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ वहां पे आपने पढ़ा था। देखो, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में अपने लेवल पे याद था। अब 12th में आपने अपने लेवल, मतलब लेवल थोड़ा अपग्रेड किया। उसके बाद करंट के बारे में भी आपने पढ़ा। और ये है रेजिस्टेंस, नाम जैसा है काम। रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा किसको? रेजिस्ट करेगा तो क्या, ऑफ कोर्स कोई करंट को अपोज करेगा। करंट मतलब क्या? तो क्या, करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इफ यू रिमेंबर दैट, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया नहीं है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ फिर से पढ़ेंगे, थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि अब आप
11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा भी कुछ कुछ पढ़ चुके हो। ओके, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। बट जो पढ़ा हुआ है I इक्वल टू क्यू बाई टी, उसमें कुछ नयापन नहीं है। I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, पर शायद उसको देखने का नजरिया, उसको समझने का नजरिया वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या क्या याद आ सकता है, देखो जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे पोटेंशियल आपने देख लिया, करंट के लिए फॉर्मूला देख लिया, अब आता है रेजिस्टर। ओके, याद करिए रेजिस्टर्स को लेकर कुछ पढ़ा था। यस, यू आर राइट, आपने रेजिस्टर्स को लेकर पढ़ा हुआ है, उसके कॉम्बिनेशंस, इफ यू रिमेम्बर इट। किस टाइप के कॉम्बिनेशंस थे? क्योंकि रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी देखा, पर वो कैपेसिटर के केस में देखा, कैपेसिटर्स में भी आता था कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। बट इफ यू रिमेम्बर दैट, मैंने एक पॉइंट आपको कहा था कि P से P याद रखिए, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, वो याद रखिए तो आपका काम आसान है। उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ, रेजिस्टर्स इन सीरीज होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ये आपने 10th में पढ़ा है, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे भी इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, पर उसमें कुछ कुछ नए पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, उसका फॉर्मूला आता है R1 R2 अपॉन आता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, हमारे लिए नया क्या हो सकता है, तो कि शायद ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस विच कैन अपोज, तो रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब जो अपोज ना करे और अलाउ करे। इट मीन्स कौन सा मटेरियल चार्ज को अलाउ करता है, क्योंकि जो मटेरियल चार्ज को पास होने के लिए अलाउ करता है, वी हैव द नेम, इट इज कॉल्ड एज ए कंडक्टर। तो इसके हिसाब से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, वो शायद आपके लिए एक नया पॉइंट हो सकता है, जो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग कंडक्टेंस। ओके, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि भाई आप इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देने की ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पे आपके सामने रेजिस्टेंस को बताई, पर रेजिस्टेंस को लेकर आपके दिमाग में एक और फॉर्मूला है 10th स्टैंडर्ड को लेकर। हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। यस, शायद किसी किसी के दिमाग में वो फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, वहां पे हम कह सकते हैं रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए के हिसाब से आप ऐसा कह सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लगाना है, यहाँ पे आप बहुत सिंपल सा आइडिया तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाई ए का जो फंडा है, शायद किसी किसी दिमाग में 100% क्लियर होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना कंडक्टर का या सॉरी वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जितना उसका एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बिकॉज एरिया इसके इनवर्स रिलेशन में है। ये पॉइंट भी आपने पढ़ा है। इसके हिसाब से आपको पता होगा रो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अब उन दोनों वर्ड्स के डिटेलिंग जो है, उसका जो बेसिक आइडिया है, वो आप यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में मतलब 12th में आप पढ़ेंगे। 10th के अंदर बस रो एल बाई ए ऐसा लिखा था, रो का आपको आइडिया दे दिया था, रो रेजिस्टिविटी होता है, पर अब वो यहाँ पे किस किस बातों के ऊपर डिपेंड करता है, उसको लेकर कोई न्यूमेरिकल या ऐसी कोई फिनोमेना जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं कि ये जो रेजिस्टर्स है, वो रेजिस्टर्स किस टाइप के होते हैं, उस रेजिस्टर्स का एक कलर कोड होता है, जो अब आपके लिए थोड़ा नया बनेगा। ओके, उसके साथ साथ कुछ नए पॉइंट्स ऐसे ऐड होते जाएंगे, जिसमें आपको ये चैप्टर जो है वो थोड़ा और ज्यादा मजेदार लग सकता है। ओके, इफ यू बिलीव मी, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थोड़ा बहुत भी अच्छा है, 70-80% भी अच्छा है, तो आपको चैप्टर 3 में बहुत मजा आएगा। चैप्टर 3 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीन ही चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग है, तो चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि आपका
बोर्ड्स का एग्जाम भी अच्छा जा सकता है, आपका मेंस का एग्जाम भी अच्छा जा सकता है, आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा जा सकता है, आपका गुचकेट का एग्जाम भी अच्छा जा सकता है। व्हाई? रीजन इज वेरी क्लियर। ये तीनों चैप्टर्स का जो ओवरऑल पोर्शन वाइज वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो तीन चैप्टर है दैट इज कंसिडर्ड बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। जितना ये आपका चैप्टर मतलब 1 2 3 चैप्टर जितने अच्छे, उतना आपका बेस अच्छा। जितना आपका बेस अच्छा, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स जो है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, उसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। 1 2 3 क्लियर है तो फोर्थ में आप बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ समझ में आएगा तो फिफ्थ में एकदम आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 क्लियर है तो उसी के कॉन्फिडेंस के आपको 6 चैप्टर 7 चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। 8th उसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा नहीं है। 9th इज अ टोटली डिफरेंट फिजिक्स, जहां पे आप फिर से 10th स्टैंडर्ड का बेस लेकर रे ऑप्टिक्स समझेंगे। रे ऑप्टिक्स समझ में आएगा तो वेव ऑप्टिक्स भी समझ में आ सकता है। उसके बाद के जो दो चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री से काफी सिमिलर है, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियस। शायद आपने कुछ कुछ पोर्शन आपने 11th में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, और काफी सारा ऐसा पोर्शन है जो आप एक बार भी पढ़ो तो भी आपको मजेदार अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। और लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब 13 चैप्टर आते होंगे तो एक चैप्टर और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जिस स्टूडेंट्स का 1 2 3 चैप्टर अच्छा, उसका 12th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा अच्छा। एंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन पुट मैक्सिमम एफर्ट्स। ओके, अभी ज्यादा कोई स्कूल बर्डन नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से अच्छी तरह से आप उसको इनफ टाइम दे सकते हो। एंड दैट इज द एडवांटेज कि आप चाहो उतना टाइम अभी आप स्टडीज को दे सकते हैं। ओके, तो ये एक हल्का फुल्का सा आइडिया था इस चैप्टर 3 के अंदर कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है और हमें उसमें से क्या क्या अब नया देखते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 3 दैट इज कॉल्ड एज ए करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स वहीं से आपका बेस पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस ऑफ कोर्स वी कैन से दैट दैट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है, द फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या, तो कि उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ कहते थे। वैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसकी बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कहना ज्यादा मेरे हिसाब से कन्वीनियंट है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, एंड वी शैल नाउ स्टडी द मोशन और द डायनेमिक्स ऑफ चार्जेस। मतलब वो मोशन होता था, उसके पीछे क्या रीजन है, वो कैसे काम करता है, और वही पॉइंट यहाँ पे बताया। एज द टर्म करंट एम्प्लॉइज, करंट मीन्स व्हाट, करंट implies some sort of motion। करंट का मतलब ही होता है फ्लो। when we see that water current it means water flow। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्जेस। ओके, और चार्ज के लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे आपको अब काफी सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो आपको समझने में और ज्यादा मजा आएगा कि जब भी हम ऐसा कहते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल बाइफर्केशंस, वन इज इंसुलेटर, अनदर इज कंडक्टर एंड अनदर दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ज्यादातर आपने कंडक्टर के बारे में सोचा है। कंडक्टर जो है विच कैन कंडक्ट द चार्जेस। कंडक्टर के हमने दो पॉइंट्स देखे हैं। नंबर एक, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है या नहीं करता है, और थर्मली यानी हीट को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। इंसुलेटर जिसके ऊपर हीट का या तो चार्ज का रिस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ओके, आइदर हीट के लिए इंसुलेटर है या तो चार्ज के लिए इंसुलेटर है। पर यहाँ पे एक बहुत ही काम का पॉइंट समझना जरूरी है, क्या इंसुलेटर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, क्या इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, कि होते हैं पर इतने इनफ नहीं होते हैं विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, काफी लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ कंडक्टर में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ कंडक्टर में होता है। ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत बेसिक सा पॉइंट पढ़ा है, हर कोई मटेरियल पार्टिकल से बना है।
हर कोई पार्टिकल, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन, यानी हर कोई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, नंबर एक। नंबर दो, there are so many materials which have a free electrons, but the material which have enough free electrons which can conduct the charges and allow, जब आप वहां पे उसके दो एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, एंड व्हेन वी क्रिएट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, और वहां पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है, ऐसा जिसमें हम देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर हैविंग देयर ओन प्लेसेस, दैट्स कॉल्ड एज द लेटाइस प्लेसेस। याद होगा, लेटाइस प्लेसेस मतलब क्या, तो कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपने अपनी पोजीशंस है, मतलब वो अपने आप में ही कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जगह पे रहता है, उसका मोशन होता है, तो वहां पर हम ऐसा कहेंगे। वैसे हमने ये सेकंड चैप्टर के अंदर शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमने एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करके रखा हुआ है, ओके, जैसे एक एग्जांपल दिया था शायद मैंने कि अगर हम मल्टीप्लेक्स में बैठे हैं, एक कोई शो चल रहा है, वो फुल है, मतलब हाउसफुल है, अभी सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने चेयर पर बैठे हैं, जैसे वो शो खत्म होगा वो इलेक्ट्रॉन्स उठ के चले जाएंगे, नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम वहां पे ऐसा कहते हैं देयर इज क्रिएटेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा होता है कि नए इलेक्ट्रॉन आए, पुराने चले गए, पर वो जो प्लेसेस था, जो सीट्स थी, दैट्स कॉल्ड द लेटेस्ट प्लेसेस, वो वहीं का वहीं रहता है। ओके, तो एक जाएगा तो ही तो दूसरा आएगा, और अल्टीमेटली वहां पे फ्लो जो है वो चलता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो यहाँ पे उसने ऐसा समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऐसा कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इतने इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन कंडक्ट द चार्जेस, और उस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हल्का सा रिवीजन जैसा पॉइंट जो मैंने कहा था, पर फिर भी उसमें कुछ हम नया एक पॉइंट देखेंगे। इट इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। जो मैं कहता था ना कि नया पॉइंट आएगा, वो नया पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे तो बताया है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है, I करंट रहेगा, क्वांटिटी नई नहीं है, तो नई बात कहाँ से आएगी। ओके, फिर भी उसको देखने का, समझने का एक नजरिया है कि इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ले लिया, बहुत सिंपल सी बात है। पर नया पॉइंट उसके अंदर क्या देखना है, तो देखो नया पॉइंट उसके अंदर ऐसा देखना है जो यहाँ पे आपने 11th में पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट, it's called limit delta t tends to zero, if you remember it. Okay, ये बहुत टाइम तक चलता ही रहेगा फिजिक्स के अंदर। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट काफी टाइम तक अपने साथ रखना पड़ेगा। एटलीस्ट तब तक तो रखना ही पड़ेगा जब तक मैथ्स वाले पूरा इंटीग्रेशन मैथ्स में ना पढ़ ले। मतलब क्या, क्योंकि जब आपके मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, शायद उससे पहले हमारे फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का काम है वो खत्म हो चुका होगा। ओके, वैसे पार्ट 1 है, उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, पर आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है उसको। ओके, बहुत सिंपल तरीके से लेना है, और बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? Concepts means why we are writing that specific point and what is the reason behind it. उसके लिखने के पीछे पर्पस क्या है आपका। अगर वो पर्पस पता है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा एक कंडक्टर समझा, और उस कंडक्टर के अंदर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन रखे। ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि ये कंडक्टर के अंदर मैंने ऐसे बॉल रखे, और हर बॉल यानी ऐसा समझिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है। सो देयर आर 4 बॉल्स, 4 गेंद इस सिलेंडर के अंदर मैंने रखी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक बॉल एंटर करवाया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स यस यू आर राइट, एक बॉल बाहर आएगा। अब मैंने 2 बॉल एंटर करवाए तो क्या होगा? अगेन यू आर राइट, 2 बॉल बाहर आएंगे।
आपको क्या लग रहा है हम इसके अंदर कितने बॉल इंसर्ट कर सकते हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम इस सिलेंडर के अंदर कितने बॉल एंटर कर सकते हैं? यस, सम स्टूडेंट्स मे बी राइट, सम मे बी थिंक रॉन्ग, और कुछ बेचारे ऐसे है जो अभी ट्राई कर रहा है कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाए। तो देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा कि ये जो सिलेंडर है उसके अंदर मैं एक एंड से बॉल जो है उसको एंटर कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं इस एंड से कितने बॉल एंटर कर सकता हूँ। सम मे बी थिंक कि अगर मान लो मैंने 10 बॉल एंटर करवाए तो 6 बॉल बाहर आएंगे। क्यों? तो कि 4 तो अंदर रहेंगे ना। एट दैट पॉइंट यू आर रॉन्ग। मे बी सम स्टूडेंट्स थिंक दैट कि we can enter infinite number of balls। तो कोई सोचेगा ऐसे कैसे? यस, जिसने ऐसा सोचा कि हम ढेर सारे, मतलब हमारी जितनी मर्जी हो उतने हम बॉल एंटर करवा सकते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से सुनते समझते तो पता चल जाता। देखो, ये जो एंड है, जब मैं बॉल एंटर करने का स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले ऑलरेडी इसके अंदर कितने बॉल है? 4। क्लियर? एक एंटर करवाया, बाहर कितना निकलेगा? 1। 2 एंटर करवाए, कितने बाहर निकलेंगे? 2। तो 2 एंटर करवाए एक एंड से, तो 2 निकलेंगे बाहर इस एंड से। हाउ मेनी बॉल्स रिमेन इनसाइड दिस सिलेंडर? 2 एंटर करवाए, 2 निकल गए, अंदर थे उतने के उतने रहे, 4। 10 एंटर करवाऊंगा तो कितने बाहर निकलेंगे? 10 बाहर निकलेंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? ताकि जितने एंटर करवाओ उतने बाहर निकलते जाएंगे, बट विद इन द कंडक्टर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रहते हैं। जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट कि मान लो ये एक आयन का टुकड़ा है, ये एक आयन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस आयन के टुकड़े को हम कंडक्टर तो कहेंगे ऑफ कोर्स, पर क्या इस टुकड़े को ऐसे मैं हाथ में लगाऊंगा तो क्या मुझे करंट लगेगा? कब नहीं लगेगा? कब लगेगा? जब इस टुकड़े के एक एंड को और दूसरे एंड को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तब ये कंडक्टर कुछ काम करेगा। अच्छा, जब इसको कनेक्ट नहीं किया तो क्या उसका मतलब ये कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं दे रहा है। उसने अभी इलेक्ट्रिसिटी देने का काम नहीं किया हुआ है। वो इलेक्ट्रिसिटी देने का या तो फ्लो देने का काम कब करेगा? वो फ्लो देने का काम तब करेगा जब हम 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसको धक्का देने वाला कोई काम करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देना मतलब क्या? वर्क डन करना। किस बात का वर्क डन करना? तो कि इलेक्ट्रॉन को भाई पुश करना, जा भाई आगे बढ़। जैसे उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, सिलेंडर के अंदर रहे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कहेंगे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे पीछे से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, बट इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले जितने थे बाद में भी उतने रहेंगे। इफ यू रिमेंबर, इफ यू नोटिस दैट कि कोई कॉपर वायर है, तो उस कॉपर वायर में ऐसा नहीं होता है कि ये कॉपर वायर है वो 10 साल तक या 25 साल तक या 50 साल तक ये कॉपर वायर रहेगा, उसके बाद ये कॉपर वायर मिट जाएगा। नहीं होता ना, कॉपर वायर तो कॉपर वायर ही रहता है। अच्छी क्वालिटी का है तो कॉपर वायर ही रहता है, वो कंडक्टर कंडक्टर ही रहता है। उसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट वो क्या कर सकता है? क्योंकि जब उसके 2 एंड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो एक एंड पे रहे इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है ताकि पीछे से दूसरे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सके। जब घर में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है या तो मतलब लाइट ऑन करते हैं या तो फैन ऑन करते हैं या कहीं पे भी करंट फ्लो करते हैं, तो टॉरेंट पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है वो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और उस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे उसने ऐसा समझाया, देयर इज ए चेंज इन अ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं ऐसा कहता कि अगर मान लो मैंने 1 कूलम्ब चार्ज
1 सेकंड के अंदर उस सिलेंडर में से पास करवाया। ओके, कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड तब ही पास होगा जब वहां पे करंट का वैल्यू कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 एम्पियर जितना होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर जितना। क्यों? क्योंकि Q बाई S यानी कूलम पर टाइम, Q बाई T के हिसाब से जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू बनेगा करंट यानी एम्पियर का। तो 1 कूलम पर सेकेंड दैट गिव्स अ 1 एम्पियर। अब इस पॉइंट को समझा जाता है यहाँ से भी कि अगर मान लो सिलेंडर बहुत बड़ा है, बहुत सारे ढेर सारे चार्जेस है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ही होते हैं, ये तो हमने समझने के लिए यहाँ पे से 4 गेम का एग्जांपल लिया, बाकी तो ढेर सारे है। तो देयर इज अ चेंज इन अ चार्ज if charge delta q passes through an area in a time t to t plus delta t। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर डेल्टा q बहुत सारे ढेर सारे चार्जेस है वो पास हुए। पर अगर मुझे पर्टिकुलर कोई एक क्रॉस सेक्शन से देखना हो, अब उस पॉइंट को समझा रहा हूँ। मान लो मैंने इस क्रॉस सेक्शन में से एक इलेक्ट्रॉन एक बॉल को पास किया, तो यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन बनाओ तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? ऑफ कोर्स उसमें से भी एक ही पास होगा। इस क्रॉस सेक्शन में से कितने पास होंगे? मतलब बाहर कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। तो क्यों हमने इस पॉइंट को ऐसा समझा कि जिस क्रॉस सेक्शन से जितने बॉल एंटर होंगे, उसके बाद आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, हर एक क्रॉस सेक्शन से उतनी ही गेंद जो है वो बाहर निकलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर इस एंड से मैंने 2 बॉल एंटर करवाई, बरोबर, अब मैं यहाँ पे ऐसा एक लाइन रख देता, तो इस लाइन को क्रॉस करके कितनी बॉल आगे बढ़ेगी? ऑफ कोर्स 2। यहाँ पे भी मैं एक लाइन रख देता, अब इसके आगे कितनी जाएगी? तो कि 2। क्यों? तो क्या एंटर कितने करवाई? 2। तो कोई भी पॉइंट पे आप देखोगे तो 2 गेंद ही आगे बढ़ेगी। मतलब देयर इज अ चेंज इन अ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जिसको हम करंट कह सकते थे। पर अगर उसके आगे मैंने लिमिट फंक्शन लगाया, तो लिमिट फंक्शन क्या करता है? वो जो डिफरेंस बड़ा होता है उस डिफरेंस को बहुत छोटा कर देता है, और उस छोटे डिफरेंस को हम यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसा देखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। अब इसी डी क्यू बाई डी टी को देखने के तरीके बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आपको ये थोड़ा बहुत तो आता ही है। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट उस बात को लेकर ऐसा आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि करंट आई इज इक्वल्स टू बना डी क्यू बाई डी टी, तो इसका क्या मतलब? मैं ऐसा निकाल सकता हूँ d बाई डी टी ऑफ q। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसा करते ही होंगे, बट आई फील इट्स सजेशन कि आप जब भी कोई लेक्चर अटेंड करते हो तो प्लीज़ आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, जहाँ जहाँ पे जो भी लिखना होता है उसको आप पैरेलल लिखते जाइए। अगर वो आप लिखोगे नहीं, सिर्फ वीडियो देखोगे, तो फिजिक्स जो है वो दिमाग में नहीं जाता है। ओके, यू हैव टू राइट। एंड उसी वजह से जनरली फिजिक्स जो है उसमें अगर आप लाइव ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो जैसे हम क्लास में करते हैं ना, देन एट दैट टाइम आई हैव टू वेट फॉर सम मोमेंट्स, तब तक आप लिख लो या वगैरह वगैरह ऐसा। ओके, ताकि फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर लिखना जरूरी रहता है। हमें बिना लिखे फिजिक्स के अंदर कुछ याद रहता नहीं है, और उसी वजह से ये वीडियो जो है वो आपकी हेल्प ज्यादा ऐसे करता है कि अगर मान लो ये पॉइंट समझा रहा हूँ, मैंने एक पूरी फिनोमेना बता दिया, तो कोई न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया, एट दैट टाइम यू जस्ट पॉज इट, नोट डाउन इन योर नोटबुक। कोई कहेगा सर स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा है, अच्छी बात है, पर स्क्रीनशॉट लैपटॉप या तो मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होता है, और ये आपको आपकी मेमोरी में स्टोर करना है। आपको आपकी मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको तो लिखना ही पड़ेगा, एंड डेफिनेटली वो आपके हाथ में है कि आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, पर आप लिखोगे तो आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। तो वही आपको एग्जैक्टली वही क्लास वाला फील तभी आएगा जब आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे।
ठीक है, तो अभी तक की बात अलग है। अब आगे से आप जो भी लेक्चर अटेंड करते हो तो नोट पेन सब साथ में लिख कर रखिए। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है वो हो सकता है। जितना आप सिंसियरली पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया डी क्यू बाई डी टी, जिसको मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको बोला ऐसे भी जाता है कि चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो मैं अगर यहाँ पे ऐसा कह देता कि Q चेंजेस एज टाइम चेंजेस, तो Q इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने कह दिया 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ऐसा रैंडमली कुछ ले लिया, और मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं कि चार्ज इज अ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइंड आउट द करंट। ओके, ऐसा मैंने Q का वैल्यू लिख दिया और उसके बाद ऐसा मैंने कह दिया फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला रेडी है आपका, डिफरेंशिएशन करना है चार्ज का। यस यस, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो धीरे धीरे अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आप जितना मेरे साथ इंटरेक्टिव, मतलब वहां पे खुद भी अपने आप को समझते जाएंगे, उतना आपको ज्यादा समझने में मजा आ सकता है। क्लियर? चलो डी क्यू बाई डी टी, चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो हो जाता है 3 टू ज़ा 60 प्लस 5। ये हो गया आपका करंट का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे t का जो 3 सेकंड है वो यहाँ पे लगा देना है, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया 23 एम्पियर। ये एक बहुत ही रैंडम सा और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था। ओके, ये एक रैंडम एग्जांपल था। तो अब यहाँ पे आपका दिमाग डेफिनेटली चलना चाहिए कि करंट इज इक्वल्स टू हुआ चेंज इन अ चार्ज, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप अब क्या कह सकते हैं? यस, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करंट देता है तो इसके हिसाब से अगर ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी आई डी टी कर दो, तो डी क्यू देता है, डी क्यू दैट इज अ स्मॉल चार्ज, और दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो मुझे क्या मिल सकता है, क्यू मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। आपको करंट का भी फॉर्मूला पता था, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पता है, पर अब हमने यहाँ पे दोनों चीजों को कंबाइंड करके एक नया पॉइंट समझने का ट्राई किया। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कह दिया आई इज इक्वल्स टू, रैंडमली कुछ ले लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 2t प्लस 4, बहुत सिंपल सा ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे फाइंड आउट द चार्ज, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके, तो अपने को बेसिक आइडिया चाहिए, तो मुझे तो चार्ज फाइंड करना है, चार्ज इक्वल्स टू q इंटीग्रेशन आई डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं इसलिए हमने जानबूझकर यहाँ पे लिमिट्स वगैरह लिया ताकि अपने को पता चले कि करना कैसे है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, आई का वैल्यू है 2t प्लस 4 इंटू डी टी, और इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आई होप सबको आता है। स्टिल यू हैव ए चांस, अगर अभी भी नहीं आता हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, तो उसको रिवाइज करिए। ओके, तो चलो 2t का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाता है 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, ये हो गया 1 से 2 तक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि तो 2 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर में अपर लिमिट डाल देते हैं, तो टी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 टू ज़ा 8 यानी अपर लिमिट आ गया, माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो टी स्क्वायर में आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 प्लस 8 12 माइनस 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 7 कूलम। क्लियर आइडिया? तो नया पॉइंट क्या सोचना, क्या समझने वाला हुआ, क्योंकि नया पॉइंट ये सोचने, ये समझने वाला हुआ कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ चार्ज का
तो मुझे करंट मिलता है, मैं इंटीग्रेशन करूँ करंट का तो मुझे चार्ज मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट। चलो, और जब भी कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा वहां पे पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा पॉज करने का, थोड़ा सा रिवाइंड करने का, फिर से देखने का, तो समझ में जरूर आएगा। सम पीपल फील दैट, सम स्टूडेंट्स फील दैट कि थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है, तो इट्स ओके। वहां पे आपके वीडियो में ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ पे वीडियो का स्पीड आप स्लो कर सकते हो। तो वीडियो का स्पीड स्लो करोगे तो लेक्चर हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं भाग रहा हूँ। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ भाई, मैं यहीं का यहीं हूँ और एकदम आराम से हम जा रहा है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए, ताकि अब हम आपका बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेस डेवलप कर रहे हैं। सो आई एम नेवर इन हरी, ओके। और एस्पेशली व्हेन आई एम जस्ट थिंक अबाउट द बेस पार्ट। जिन लोगों ने पढ़ा है 11th में उसको भी पता है कि हमारे यहाँ पे हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया था, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड। उसके बाद बाकी के चैप्टर है वो थोड़े आलतू फालतू टाइप के थे, थोड़े कम इंपॉर्टेंस वाले थे, तो आप नहीं चाहो तो भी उसमें स्पीड अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना बेस चल रहा है, तो एकदम आराम से जाइए। चलो, ये पॉइंट शायद आपने 10th में पढ़ा हुआ है, शायद मैं कह रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे करंट का वैल्यू, करंट कैसे, डायरेक्शंस। ओके, ये एक मजेदार पॉइंट है कि क्या करंट जो है वो डायरेक्शंस देता है या डायरेक्शंस नहीं देता है, और अगर वो डायरेक्शंस देता है तो उसकी डायरेक्शंस कैसे आप बता सकते हैं। ओके, तो देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, तो कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है।